हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड के एग्जाम को लेकर। दोस्तों आपके एग्जाम जो है कराए जाने वाले हैं और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके ये समकालीन भारत और शिक्षा से रहेंगे। और आपको बता दें जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है आ चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन देखें इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको इन्हीं से आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है, आंसर आप कहीं से भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि अगर मैं आंसर को यहाँ पर डिस्कस करूंगा तो काफी लंबे हो जाएंगे और वीडियो भी बहुत लंबा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केवल आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा बस, और मेन फोकस आपको क्वेश्चन पर करना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, उभरते हुए भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं। उभरते हुए भारतीय समाज की विशेषताएं पूछी जा रही हैं। आगे बोला है बालक की शिक्षा पर इसके प्रभाव को लिखिए, और इसका बालक की शिक्षा पर क्या प्रभाव है उस बारे में लिखना है। नेक्स्ट दोस्तों, इसी का सेकंड टाइप क्या है, जिस तरीके से पूछा गया है बालक के विकास पर भारतीय समाज के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बालक के विकास पर भारतीय समाज के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कराया जा रहा है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारतीय समाज के स्वरूप और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। नेक्स्ट लास्ट जो है आपका टाइप, भारतीय समाज की विशेषताएं बताइए, शिक्षा पर उनका क्या प्रभाव पड़ा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भारतीय समाज की विशेषताएं और शिक्षा पर प्रभाव पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाए आपको वही लिखना है। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आपको विशेषताओं के बारे में बताना है, बालक की शिक्षा पर इसके प्रभाव को लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। जिसको आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, बाकी आंसर जो है आपको टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा 1-2 दिन में, तो आप वहां से भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर के। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पर भारतीय समाज के बारे में पूछा जा रहा था, समाज की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समाज के बारे में जान लेते हैं, यानी थोड़ा सा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दिया जा रहा है जैसे, शिक्षा के विभिन्न आधारों में समाजशास्त्रीय आधार अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी के माध्यम से मनुष्य न केवल सामाजिक कुशलता अर्जित कर सामाजिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, बल्कि वह समाज का एक योग्य एवं कुशल सदस्य बनकर समाज को विकास की दिशा में अग्रसर करता है। दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, और अगर आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको रीड करना है और आपके समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से लिखना है। आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। यद्यपि मनुष्य पैदा होने के बाद से ही अपने स्वभाव एवं आवश्यकताओं के कारण एवं सामाजिक प्राणी होता, लेकिन वह किस तरह अपने व्यवहार एवं विचार से सामाजिक प्राणी से सामाजिक मानव में बदला होगा, वह उसके समाज तथा उस समाज से प्राप्त होने वाली शिक्षा पर निर्भर है। फिर से देख लीजिए एक बार, यहां पर क्या कहा गया है, मनुष्य पैदा होने के बाद से ही अपने स्वभाव एवं आवश्यकताओं के कारण एक सामाजिक प्राणी होता है, लेकिन वह किस तरह अपने व्यवहार एवं विचार से सामाजिक प्राणी से सामाजिक मानव में बदला होगा, ये जो है वह उसके समाज तथा उस समाज से प्राप्त होने वाली शिक्षा पर ही निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको दोस्तों एक हेडिंग डालनी है जिसका नाम है, यहाँ पर हेडिंग आपको डालनी है भारतीय समाज का अर्थ। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और फिर भारतीय समाज के अर्थ के बारे में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से लिख सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड हेडिंग जो है आपकी, फिर पहले आपको डालनी है अर्थ। कुछ भी पूछा जाए, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको अर्थ डालना है अगर उसमें पूछा जा रहा है तो यहाँ पर समाज का अर्थ डाला। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है भारतीय समाज की परिभाषा। दोस्तों आप परिभाषा को आप लर्न कर लीजिए। ये परिभाषा, भारतीय समाज की परिभाषा, यदि हम भारतीय समाज को
एक निश्चित परिभाषा में व्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं कि लोकतंत्रीय भारत में भारतीय समाज का अर्थ उसकी संपूर्ण जनसंख्या से है। भारतीय समाज का अर्थ क्या है? संपूर्ण जनसंख्या से। दोस्तों कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्यों, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? भारतीय समाज का स्वरूप एवं प्रकृति। अगर आपसे पूछा जा रहा है स्वरूप और प्रकृति के बारे में तभी आप लिखें, तो आपको हेडिंग डालनी है भारतीय समाज का स्वरूप या प्रकृति। ठीक है, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आगे बढ़ते हैं। अब है इसके अंदर जो दोस्तों अंदर दो हेडिंग बनेगी, भारतीय समाज का स्वरूप और प्रकृति। तो वो दो हेडिंग क्या है देख लेते हैं एक बार। भारतीय समाज के स्वरूप से अवगत होने के लिए हमें दो पहलुओं को समझना होगा जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहला है भारतीय समाज का परंपरागत स्वरूप और दूसरा भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहली हेडिंग डालेंगे भारतीय समाज का परंपरागत स्वरूप। ठीक है, ये वाली हेडिंग डाल देंगे। जब ये डाल देंगे फिर इसको भी जो है दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। पहला है व्यावसायिक जातियां, दूसरा है धार्मिक समूह और तीसरा है सामाजिक वर्ग। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है, ड्रॉ करके ट्रायंगल बनाकर इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। और बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक एक करके आपको हेडिंग डालकर लिखना है। व्यावसायिक जातियां, धार्मिक समूह और सामाजिक वर्ग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं। धार्मिक समूह, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वर्ग। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो सेकंड था वो था भारतीय समाज का आधुनिक स्वरूप। आधुनिक स्वरूप क्या है यहां पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार रीड जरूर कर लें इसे, जिससे कि आपको ये याद हो जाए, आपको कैसे लिखना है पता चल जाए। या आप क्वेश्चन ले लीजिए यहां से और आंसर कहीं से भी देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पहुंचते हैं अगली हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप की विशेषताएं, जो कि आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन में ही पूछी गई हैं कि भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं। तो आधुनिक स्वरूप की विशेषताएं क्या है यहां पर दी गई हैं। पहला है समाज की व्यवस्था जटिल हो गई है। नेक्स्ट, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का समापन हो चुका। नेक्स्ट है बाल विवाह की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आई है। अगला है समाज में अन्य धर्मों के प्रति आदर में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है नगरीकरण, आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। नेक्स्ट, ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में हुए परिवर्तनों ने देश के विकास को अग्रसर किया है। दोस्तों आप एक बार अगर इन्हें पढ़ लेंगे तो ये आप नहीं भूलेंगे और एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कभी कभी हो सकता है आपसे शॉर्ट आंसर में केवल भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप की विशेषता ही पूछ ली जाए। तो इसलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं आगे अगले हेडिंग की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर जो है दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शिक्षा और समाज के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। शिक्षा और समाज के मध्य में क्या संबंध है इसकी व्याख्या कराई जा रही है। आगे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय समाज के प्रति शिक्षा के क्या कार्य हैं। भारतीय समाज के प्रति शिक्षा के क्या कार्य हैं वो हमें लिखना है। तो दोस्तों लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर पूछा जा रहा है शिक्षा और समाज के मध्य संबंध की व्याख्या। तो हमें हेडिंग डालनी है शिक्षा और समाज के मध्य संबंध, शिक्षा एवं तथा समाज में संबंध। ठीक है, हेडिंग डालेंगे और फिर लिखना स्टार्ट कर देंगे और लिखेंगे हम तभी जब हमने पढ़ा होगा। तो पढ़ने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं
थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आप, और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट थी हेडिंग भारतीय समाज के प्रति शिक्षा के कार्य, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं आप। 7 पॉइंट हो चुके हैं आपके, 7 पॉइंट, और ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है दोस्तों, इन उद्देश्यों को आप अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिए जा रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे, क्या है। पहला है आपकी जो हेडिंग है, पवित्रता की भावना का विकास करना। अगर एक बार आप इसके अंदर पढ़ लेंगे कि क्या लिखा गया है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है चरित्र निर्माण में सहायक, ये वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, याद रखना है, अगर आपको हेडिंग याद होगी तो आप अंदर अपने आप लिख सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। नेक्स्ट, अच्छे नागरिक के गुणों का विकास। नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक भावना का विकास। ठीक है दोस्तों, काफी आसान सी हेडिंग है, आप चाहे तो इन्हें याद कर सकते हैं और एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिक भावना का विकास, और नेक्स्ट हेडिंग है मोक्ष प्राप्त करने पर बल, और नेक्स्ट यानी लास्ट हेडिंग है भावी जीवन जीने की शिक्षा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपका जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। यहां पर दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं आपसे पूछी जा रही हैं, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे भी देख लें अच्छे से। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए, इसी को इस तरीके से भी पूछा गया है, बौद्धकालीन शिक्षा के विकास पर एक निबंध लिखिए, या बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जो पूछा जा रहा है वही हमें लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा बौद्ध धर्म का लिख देते हैं, देखें कैसे लिखना है हमें, तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर दिया जा रहा है बौद्ध धर्म बौद्ध मठों से विकसित हुआ था, अतः ये बौद्ध मठ ना केवल धर्म के अपितु बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। देखो, बौद्ध मठ जो थे ये केवल धर्म को ही नहीं दिखाते थे, ये धर्म के साथ साथ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र भी थे। ठीक है, यानी यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, इनमें निवास करने वाले भिक्षुकों द्वारा ही सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, अतः इन मठों की पद्धति ही बौद्ध शिक्षा पद्धति थी। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा पद्धति की विशेषताएं जो कि आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बौद्ध शिक्षा पद्धति की विशेषताएं। अब विशेषताएं जब आपको याद होंगी तभी आप लिख सकते हो, तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या क्या विशेषताएं हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उद्देश्य, शिक्षण संस्थाएं, विद्यार्थित्व, छात्रों का चुनाव, विद्याध्ययन आरंभ करने की आयु, विद्यालय में दाखिला एवं पवज्जा, ठीक है, उपसंपदा संस्कार, तो ये सारे हैं, ये देख लीजिए आप और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं फिर आगे, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए। अब हमें पहली हेडिंग डालनी है जो थी उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य को लिखना शुरू करेंगे यहां से, देख लीजिए क्या लिखना है, सारी हेडिंग दी गई है यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं छात्रों का चुनाव, फिर है विद्याध्ययन प्रारंभ करने की आयु, नेक्स्ट है विद्यालय में दाखिला एवं पवज्जा। दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बनते हैं, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है,
आगे जैसे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कभी, विद्याधन आरंभ करने की आयु क्या थी, तो 8 वर्ष थी, जैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसंपदा संस्कार, नेक्स्ट अध्ययन अवधि, नेक्स्ट छात्र के दैनिक कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि, नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम, स्त्री शिक्षा, गुरु शिष्य संबंध। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और बढ़ते हैं आगे। अब है सार्वजनिक शिक्षा और अनुशासन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे, शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन, नेक्स्ट हेडिंग है लोक भाषाओं को प्रोत्साहन, नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा, और जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है वित्त व्यवस्था, नेक्स्ट शास्त्रीय विवाद, नेक्स्ट खेलकूद व शारीरिक व्यायाम। इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं सामान्य विद्यालय। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा पद्धति की प्रमुख देन क्या क्या है, क्या देन है, तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बढ़ते हैं फिर आगे। ऐसे भी दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर हम इतना सा केवल क्वेश्चन ही बता रहे हैं तब भी यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसीलिए दोस्तों हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता है आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं और वहाँ से ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है बौद्धिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। बौद्धिक शिक्षा प्रणाली के गुण क्या थे, दोष क्या थे, इसकी विवेचना कराई जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध काल में शिक्षा के 3 स्तर थे। पहला था प्राथमिक स्तर, दूसरा था उच्च स्तर और तीसरा था भिक्षु। ठीक है, ये तीनों प्रकार की शिक्षा मठों एवं विहारों में दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा जो है दोस्तों आपकी, यानी ये शिक्षाएं जो हैं आपकी शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की। प्राथमिक शिक्षा क्या थी, यहाँ पर दिया गया है। इसकी अवधि जो थी वो 6 वर्ष हुआ करती थी दोस्तों। यहाँ पर एक बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा। ठीक है, उच्च शिक्षा के बारे में भी देख लीजिए, आप चाहे तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भिक्षु शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण की। गुण क्या क्या, तो यहां पर गुण नीचे दर्शाए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। केंद्रीय शासन नंबर 1, दूसरा है सभी को शिक्षा का समान अधिकार, नेक्स्ट है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, और नेक्स्ट जो है वो है भव्य शिक्षण संस्थाओं का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है स्त्रियों के लिए शिक्षा व्यवस्था, नेक्स्ट बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के दोष, नेक्स्ट मठों व विहारों में कठोर नियम, स्त्री शिक्षा का ह्रास, अनुचित शिक्षा संगठन। इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से स्क्रीनशॉट हो गए आपके, और अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग की, जो है सैन्य शिक्षा का अभाव। इसके बाद है आपका धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म की शिक्षा। ठीक है, काफी आसान से है।